नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। शाम 7 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज दिन भर देश दुनिया में हुई प्रमुख घटनाओं की पूरी जानकारी, राजनीति से लेकर नीतियों तक, सड़क से संसद तक, हर बड़ी खबर पर हमारी खास रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समाचार। भारत में टैक्स प्रणाली में बड़ा बदलाव आने वाला है। 3 सितंबर से शुरू हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जीएसटी लागू हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब जीएसटी के दूसरे चरण यानी कि जीएसटी 2.0 की तैयारियों को तेज किया जा रहा है। ये बदलाव सीधे आम जनता की जेब पर असर डालेंगे। जीएसटी में सुधार के बाद खाने पीने की वस्तुओं से लेकर गाड़ियों और टीवी जैसे सामान की कीमतों में बदलाव होगा, जिनमें कुछ चीजें महंगी भी हो सकती हैं। उम्मीद है कि सितंबर की इस बैठक में ये सुधार मंजूर हो जाएंगे। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार के जीएसटी ढांचे में बदलाव से देश के करोड़ों किसानों को सीधे फायदा मिलेगा। ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, सिंचाई के साधन और खाद जैसे जरूरी सामान अब सस्ते हो सकेंगे। अब तक किसानों को ट्रैक्टर और उसके हिस्सों पर भारी जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार ट्रैक्टर पर केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा बीज ड्रिल, थ्रेशर, हैरो और अन्य कृषि उपकरणों पर भी टैक्स दरों में कमी संभव है। सिंचाई के उपकरणों पर भी 5% जीएसटी लागू करने की योजना है। इससे खेती की लागत घटेगी और किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भारत में तय कट ऑफ तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया है। ये फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत आए लोगों को राहत मिलेगी। पिछले साल लागू हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 31 सितंबर 2014 या उससे पहले भारत आए उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाती थी। अब ये सीमा बढ़ाकर 2024 तक कर दी गई है। पूरे देश में नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले CRPF जवानों का सम्मान किया। उन्होंने करेगुट्टालू पहाड़ी पर ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले CRPF, छत्तीसगढ़ पुलिस, DRG और कोबरा के जवानों से मुलाकात की और उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित किया। ये ऑपरेशन 14 मई को हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के करेगुट्टालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलियों को ढेर किया गया था। भारत और जर्मनी के संबंध मजबूत हो रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वेटफुल के बीच बैठक हुई। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। ये दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि जर्मनी मंत्री पहली बार भारत आए हैं और यह उनकी यूरोप के बाहर पहली यात्राओं में से एक है। बैठक में दोनों नेताओं ने अगले इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की तैयारी की रूपरेखा निर्धारित की है। भारत ने जर्मनी से उम्मीद जताई है कि वो यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA की वार्ता को तेज करेगा। साथ ही दोनों ने इंडो पैसिफिक, यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया जैसे वैश्विक मुद्दों पर विचार भी साझा किए हैं। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए बनाई गई प्रवर स्मृति की रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं, जिनमें कोचिंग सेंटर्स पर लगने वाले जुर्माने को 4 गुना तक कम करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा ये नियम केवल उन कोचिंग सेंटर्स पर लागू होंगे जहां 100 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। प्रवर समिति ने पुराने जुर्माने के प्रावधानों को बदलने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी है। राजस्थान सरकार मौजूदा सत्र में 3 सितंबर को इस कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को पारित करने की तैयारी कर रही है। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन, जो इस समय यूरोप के आधिकारिक दौरे पर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार सस्ता रूसी कच्चा तेल गुजरात की रिफाइनरियों को क्यों सप्लाई करती है, जबकि तमिलनाडु के तिरुपुर में निर्यातक अमेरिकी टैरिफ की मार झेल रहे हैं। ये बयान तिरुपुर में हजारों मजदूरों और निर्यातकों के प्रदर्शन के कुछ ही घंटे बाद आया है। संविधान से अनुच्छेद 370 हटाए गए 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी इसका विरोध कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द ही जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देना चाहिए, नहीं तो नई दिल्ली को अपने फैसलों पर पछतावा होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगस्त 2019 के बाद लिए गए एक तरफा फैसलों ने लोगों में विश्वास बढ़ाने की बजाय दूरी ही बढ़ाई है। सरकार दवाओं और शोध से जुड़े नियमों को सरल बनाने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल
ट्रायल्स रूल्स 2019 में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसका नोटिफिकेशन 28 अगस्त 2025 को गैजेट ऑफ इंडिया में जारी किया गया है और जनता से सुझाव मांगे गए हैं। ये मसौदा मौजूदा नियमों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे जनता की प्रतिक्रिया के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। अब ज्यादातर दवाओं के लिए अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ सूचना देना ही काफी होगा। केवल हाई रिस्क कैटेगरी की दवाओं पर लाइसेंस अनिवार्य होगा। इसके अलावा टेस्टिंग लाइसेंस की प्रक्रिया का समय 90 दिन से घटाकर 45 दिन कर दिया जाएगा। बीआरएस नेता और एमएलसी के कविता ने विधान परिषद और भारत पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने तेलंगाना जागृति कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी नेतृत्व और अपने निलंबन के पीछे की कथित साजिशों पर कई कड़े बयान दिए हैं। के कविता ने कहा कि पद खोने का मतलब रिश्ते खोना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है जिसे निलंबित करने से तोड़ा जा सके, लेकिन पार्टी में कुछ लोग निजी स्वार्थ से प्रेरित हैं। वे चाहते हैं कि हमारा परिवार दुखी और बिखरा रहे। उनका मानना है कि वे सत्ता में तभी आ सकते हैं जब हमारा परिवार विभाजित हो जाए। इसी योजना के तहत मुझे पार्टी से बाहर कर दिया गया। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे अपनी मांगों में सफल हुए हैं। मनोज ने मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट उप समिति द्वारा दिए गए सरकारी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और फिर अनशन तोड़ा। कैबिनेट उप समिति के प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मनोज जरांगे का सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने और अनशन तोड़ने के लिए धन्यवाद किया। राज्य सरकार ने उनके 6 मुख्य मांगों को मान लिया है, जिनमें शामिल है हैदराबाद गैजेट्स लागू करने का निर्णय, सातरा और औंध के गैजेट्स की प्रक्रिया को 15 दिनों में कानूनी अड़चनों से मुक्त करना, आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेना, आंदोलन में मारे गए परिवारों को 15 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता और पात्रता अनुसार सरकारी नौकरी प्रदान करना, 58 लाख कुड़बी नोंद ग्राम पंचायत स्तर पर लगाना और वंशावली समिति के कार्यालय और कार्य अवधि को बढ़ाना। देश में लगातार भारी बारिश की वजह से कई राज्यों की स्थिति काफी गंभीर है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ की वजह से स्थिति नाजुक बनी हुई है। पंजाब के सभी 23 जिलों में 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राज्य की स्थिति को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। पंजाब के मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित सभी शैक्षणिक संस्थान 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। उन्होंने लिखा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान के निर्देशानुसार बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पंजाब भर में सभी सरकारी सहायता प्राप्त या फिर मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्निक 7 सितंबर तक बंद रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सामान्य से भीषण बारिश होने का पूर्वानुमान है। साथ ही जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में फ्लैश फ्लड को लेकर चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। साथ ही देश के पूर्वोत्तर राज्यों और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 4 से 6 सितंबर के दौरान गुजरात के कुछ स्थानों पर ज्यादा भारी वर्षा होने की संभावना है। प्रयागराज मिर्जापुर रोड पर जाम की समस्या को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन ने इस सड़क को 4 लेन का हाईवे बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 5 किलोमीटर लंबा पुल और 80 किलोमीटर लंबी सड़क पर कई फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। प्रयागराज मिर्जापुर सड़क मार्ग प्रयागराज के सबसे व्यस्तम रोड में गिना जाता है। यहाँ शक्तिपीठ विंध्याचल होने की वजह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। सड़क जाम एक बड़ी समस्या है जिसका निदान अब होने जा रहा है। इस मार्ग का केवल 22 किलोमीटर हिस्सा 4 लेन का है, लेकिन अब शेष बचे 58 किलोमीटर के 4 लेन की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए नया प्रस्ताव आया है। इस प्रस्ताव के तहत शेष 58 किलोमीटर हिस्से को चौड़ा किया जाएगा ताकि वाहनों की बढ़ती संख्या को संभाला जा सके। इस योजना का उद्देश्य न केवल यात्रा समय कम करना है बल्कि सड़क सुरक्षा को भी बढ़ाना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया जिसमें एक नाइजीरियाई नागरिक जो साइबर धोखाधड़ी के आरोप में था, जमानत की शर्तें तोड़कर भारत से भाग गया। कोर्ट ने इस विदेशी आरोपी की मौजूदगी सुनिश्चित न कर पाने के कारण जमानत रद्द कर दी। साथ ही केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया कि वो ऐसी नीतियां बनाए ताकि विदेशी नागरिक अपराध करने के बाद भारत से भाग न सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में
मुकदमे को जल्दबाजी में चलाना किसी के भी हित में नहीं है। अदालत का मानना है कि इससे न केवल आरोपियों को बल्कि राज्य के अधिकारियों को भी नुकसान हो सकता है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की खंडपीठ ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3000 पन्नों का आरोप पत्र और 30,000 पन्नों से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सबूत जमा किए हैं। कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी और विस्तृत जांच के बाद मुकदमे की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्वाभाविक है। पीठ ने यह भी कहा कि जल्दबाजी में की गई सुनवाई किसी भी पक्ष के लिए हानिकारक होगी। अदालत को बताया गया कि मुकदमा इस समय आरोप तय करने पर बहस के चरण में है, जिससे साफ है कि सुनवाई आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद मामलों में स्पष्ट किया है कि हर बच्चे को अपने माता पिता दोनों के प्यार और स्नेह का अधिकार होता है। अदालत ने कहा कि चाहे माता पिता अलग अलग रहते हो या अलग अलग देशों में, बच्चे के हित में जरूरी है कि उसका संबंध दोनों के साथ बना रहे। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें एक पिता ने अपने बेटे से वीडियो कॉल के जरिए नियमित बातचीत करने की अनुमति मांगी थी। ये 9 साल का बच्चा फिलहाल अपनी मां के साथ आयरलैंड में रह रहा है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने पिता की याचिका स्वीकार की और कहा कि पिता की मांग वाजिब है, क्योंकि बातचीत का मौका न मिलना बच्चे को पिता के स्नेह, मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग से वंचित कर देगा। अदालत ने यह भी माना कि माता पिता के बीच मतभेद चाहे कितने भी गहरे और लंबे हो, बच्चे को इस संघर्ष का शिकार नहीं बनने देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी यानी कि IAEA ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी का कहना है कि उसके निरीक्षकों को सीरिया के एक गुप्त स्थल पर यूरेनियम के कण मिले हैं। ये जगह उस परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी बताई जा रही है जिसे पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार गुपचुप तरीके से चला रही थी। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया ने उत्तर कोरिया की मदद से पूर्वी देर एज जोर प्रांत में एक अघोषित परमाणु रिएक्टर बनाया था। ये रहस्य तब खुला जब इजराइल ने 2007 में हवाई हमले कर इस रिएक्टर को तबाह कर दिया। इसके बाद सीरिया ने उस स्थल को पूरी तरह समतल कर दिया और एजेंसी के सवालों का कभी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। रूस और भारत के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही है। रूस की न्यूज एजेंसी TASS ने एक सीनियर डिफेंस ऑफिसर के हवाले से बताया कि रूस भारत को S-400 की सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार है। 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 S-400 सिस्टम खरीदने की डील की थी। ये डील $5.4 बिलियन करीब 48,000 करोड़ की थी। अब तक भारत को 3 S-400 सिस्टम मिल चुके हैं और बाकी 2 की डिलीवरी 2026 और 27 तक होने की उम्मीद की जा रही है। ये वही डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही मारकर नाकाम किया था। पाकिस्तान में मंगलवार को 3 घातक हमले हुए जिनमें 22 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में एक आत्मघाती हमला बलूचिस्तान की रैली में हुआ, जिसमें एक हमलावर द्वारा खुद को उड़ा लेने की वजह से कम 11 लोग मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी क्वेटा के एक स्टेडियम के पार्किंग एरिया में हुए विस्फोट में 40 लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पार्किंग एरिया में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कई सदस्य मौजूद थे। जानकारी के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उनके अड्डे पर हुए आत्मघाती हमले में 6 सैनिक मारे गए। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदी गाड़ी को FC शिविर गेट से टकरा दिया, जिसके बाद 5 आत्मघाती हमलावर अंदर घुस गए। अधिकारी ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि इसके बाद 12 घंटों तक गोलाबारी चली। चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच अहम बातचीत हुई। पुतिन से बातचीत के दौरान पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने भारत का भी जिक्र किया। शहबाज शरीफ ने पुतिन से कहा कि हमारे रिश्ते पिछले कुछ सालों में बेहतर हुए हैं और ये आपके सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों में रुचि के कारण संभव हो पाया है। मैं इन संबंधों को निर्णायक रूप से और मजबूत करना चाहता हूं। PM शहबाज शरीफ ने रूस द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए आभार जताया और इसे क्षेत्र में एक संतुलनकारी भूमिका के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि हम यकीनन आपके भारत के साथ संबंध का सम्मान करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, मगर हम भी रूस के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं जो क्षेत्र की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरक और सहायक होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार देर रात चीन, रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। ये बयान उस समय सामने आया जब तीनों देश के प्रमुख बीजिंग में आयोजित एक बड़ी सैन्य परेड में साथ दिखाई दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के 80 सालों के समापन के मौके पर यह परेड आयोजित की गई थी, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक साथ मंच पर मौजूद थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मेरी ओर से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को
शुभकामनाएं जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाकर अपनी आर्थिक ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी समस्या सामने आई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी की कगार पर पहुंच गई है। मूडीज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की ज्यादातर अर्थव्यवस्था पहले से ही कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। ये खबर न सिर्फ ट्रंप के लिए बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की रोजाना खबरों के लिए शाम 7 बजे हमारा हिंदी बुलेटिन जरूर देखें।